हमारा काम आ गया फिलोसफी का, नैतिकता का। अब लोग जो हैं चूँकि बहुत प्रैक्टिकल आदमी हैं, दुनिया से ऊपर उठ करके कहीं परलोक में नहीं जाना चाहते, तो इस दुनिया में नैतिकता क्या है इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें भी उन्होंने कहा कि हमें लोगों के डायरेक्ट अनुभव देखने चाहिए। डायरेक्ट अनुभव ये है कि आदमी जन्म से जिस दिन पैदा होता है उसके अंदर थोड़ी सी भी कॉन्शियसनेस आती है, उस दिन से वो सुख चाहता है। बच्चा जो है उसके सुख में कोई अड़चन पड़ जाती है तो पंगूड़े में लात मारता है, रोने लगता है, बुलाता है किसी को कि ये अड़चन हटाओ मेरे सुख की। तो आदमी जन्मजात जो है, ये भी इन्नेट आइडिया तो नहीं है, लेकिन ये भी अनुभव से ही आता है कि बच्चे की लात मारी बच्चे ने और लात रुक गई तो वो रोने लगेगा। ये कोई जन्मजात नहीं है, बल्कि अनुभव से सीखा है उसने कि मैं रोऊंगा तो मेरी माँ आएगी, इसको हटा देगी तारे को। तो आदमी जो है वो जितना बड़ा होता जाता है उतना सुख की कामना बढ़ती जाती है। तरह से बच्चे का सुख इतना ही है कि माँ उसको दूध पिला दे और आके ज़रा पंगूड़े में उसके हाथ लगा दे, और जब बड़ा होगा तो सुख के उसके तरीके भी बदलते जाएंगे, सुख की काइंड भी बदलती जाएगी। लेकिन है आदमी सुख की कामना करने वाला। लेकिन चूँकि लोग जो हैं ये एक राज का नियम बना रहे हैं, बड़ा भारी स्टेट का नियम बना रहे हैं, इसलिए लोग कभी भी स्वार्थवादी नहीं हो सकते। तो लोग ने कहा कि आदमी स्वार्थ तो चाहता है, लेकिन वो ऐसा स्वार्थ चाहता है कि मेरा पड़ोसी को भी वही सुख मिले जो मुझे मिल रहा है। अगर मैं अच्छी रोटी खा रहा हूँ और बढ़िया खाना खा रहा हूँ और मेरा पड़ोसी भूखा मर रहा है, तो ये रियल सुख नहीं है। रियल सुख वो है जो एक्सटेंड किया जा सके। जिस सुख को हम बांट नहीं सकते वो रियल सुख नहीं है, वो केवल क्षणिक सुख है, छोटा सा। तो ये जब सुख की बात करते हैं तो ये सुख को ले जाते हैं कि सुख हमारी जो है सोशल चीज़ों से सारा निकलता है, क्योंकि ये राजनीतिक शास्त्र में भगवानों में स्वर्ग वर्ग नरक को नहीं मानते, ये इसी दुनिया को चाहते हैं। तो इस दुनिया में जो सुख होगा हमारा, वो मैं अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी बनाऊं, दूसरों का शोषण करूं, ये नैतिकता नहीं है। नैतिक सुख कौन सा होगा कि जो सुख मुझे प्राप्त हो रहा है वो सुख दूसरों को भी प्राप्त हो, इसके लिए कोशिश करना सारा। और जिस सुख को मैं सुख समझता हूँ वही सुख दूसरे, जिसको मैं दुख समझता हूँ वो दूसरे को भी न दूँ। मुझे अगर कोई आदमी मुझे गाली देता है, मुझे दुख होता है, तो मैं ये सोचूं कि मैं भी किसी को गाली दूंगा तो उसे उतना ही दुख होगा जितना मुझे हुआ है। तो मैं इस सुख को विस्तृत करूंगा। और दूसरा क्या काम करूंगा कि इस सुख को एक्सटेंड करूंगा। यानी ये सुख 2 मिनट का नहीं, ये 2 साल तक जिससे सुखी रहूँ ऐसा होना चाहिए। तो इसका सुख जो है वो नैतिक सुख बन जाता है सारा। ये हिडोनिस्ट नहीं रहते, ये सोशल मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर जो बाद में मिलने दिया था, उसका बीज यहीं से इन्होंने डाल दिया। तो कहेंगे कि मैं ये कोशिश करूं कि मेरा जैसे सुख लोगों को मिल जाए। तो इसलिए उन्होंने नैतिकता के 3 स्तर रखे लोग ने। पहला स्तर तो है, वो कहता है इट कम्स फ्रॉम चर्च। चर्च हमारे ऊपर इम्पोज करता है कुछ चीज़ें, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते कि चर्च की पावर से टक्कर लेना इंग्लैंड में हो, यूरोप में हो चुका है। ये राजा की और पर चर्च की लड़ाई रही बहुत दिनों तक, और बाद में तय हुआ कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ टू स्वॉर्ड आ चुकी थी इसके ज़माने में। टू स्वॉर्ड का मतलब है कि गिवन टू गॉड व्हाट बिलोंग्स टू गॉड एंड टू द किंग व्हाट बिलोंग्स टू किंग। राजा जो है वो रिलीजियस मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा और रिलीजन जो है वो राज में इंटरफेयर नहीं करेगा। ये डॉक्ट्रिन ऑफ टू स्वॉर्ड आ चुकी थी और इसने अपनी पॉलिटिकल साइंस में इसका यूज़ भी किया है। तो रसल ये कहते थे लोग कि चर्च का जो मॉरलिटी है वो एक चर्च की मॉरलिटी आएगी, इसको लोगों कहते हैं डिवाइन मॉरलिटी। और कहते हैं इस डिवाइन मॉरलिटी का काम क्या होगा, क्योंकि चर्च में लोगों का ज़्यादा फेथ है। आप मॉरलिटी को सोशलाइज करना चाहते हैं अगर,
आप अगर मोरलिटी को मैं अपने सुख के बजाय, तो आप चर्च के अंदर लोगों का फेथ स्थापित करें कि अगर मैंने किसी दूसरे को दुख दिया तो गॉड मुझे दुख देगा। कहते हैं हालांकि गॉड की कंसेप्ट, गॉड इज ए ओनली कंसेप्ट, गॉड है नहीं, लेकिन ये इस विचार से पावर बड़ी मिलती है। चर्च जो इस बात को कहता है कि तुमने अगर पड़ोसी को दुख दिया तो भगवान, तो कहते हैं इससे ये हो जाएगा कि हमारे ऊपर एक सैंक्शन लग जाती है, एक हमारे ऊपर कंट्रोल हो जाता है कि भाई मैंने अगर दुख दिया तो भगवान में। तो कहते हैं डिवाइन मॉरलिटी जो है ये भी हमारी जीवन में बड़ा ज़बरदस्त काम करती है, हमें कंट्रोल करती रहती है कि हम कहीं अपनी मर्यादा से बाहर ना जाएं। लेकिन जो प्रैक्टिकल मॉरलिटी है वो कहता है वो दैट इज़ सिविक मॉरलिटी। ये सिविक मॉरलिटी है, ये राजसत्ता बनाती है। समाज की प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द, सब लोगों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ का, जो नेचुरल वेल्थ है, ये कौन करेगा? ये गॉड नहीं करेगा। गॉड ने तो बना दी जैसे इस नेचर वेल्थ को, कहीं आपने पेड़, गॉड ने पेड़ ज़्यादा दे दिए, कहीं बर्फ़ ज़्यादा दे दी, इसको तो हमें सहन करना ही पड़ेगा जैसा है गॉड। डिवाइन मॉरलिटी को आदमी चेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये सिविक मॉरलिटी जो है इसको चेंज कर सकते हैं। और चूँकि लॉक के ज़माने में इंग्लैंड में डेमोक्रेसी आ गई थी, इसलिए उन्होंने कहा कि सिविक मॉरलिटी जो है ये हमारी प्रैक्टिकल मॉरलिटी है। अगर हम समझते हैं कि कोई भी राज सत्ता हमें वो काम नहीं कर रही जो सबको सुख पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुख पहुँचे, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो, तो हम 3 साल के बाद, पहले शुरू में इंग्लैंड में 3 साल की डेमोक्रेसी, बाद में 5 साल की आई, तो 3 साल के बाद हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। राज सत्ता अपना आधार जो है पब्लिक से प्राप्त करती है, डिवाइन राइट नहीं है। ये नहीं भगवान ने जिसको राजा बना दिया वही राजा रहेगा। राजा की सत्ता आदमी, सिविक लॉ में, सिविक मॉरलिटी में क्या होगा कि राजा को भी मॉरल बन के रहना पड़ेगा। जो राज सत्ता में बैठा हुआ है, पावर को कैप्चर कर रहा है, वो अगर मॉरल नहीं हुआ तो 3 साल के बाद फेंक दिया जाएगा उखाड़ करके। हमारा प्राइम मिनिस्टर चाहे कितना ही बलवान हो, चाहे कितनी उसके अंदर शक्ति हो, लेकिन अगर जनता को ऐसा लगा कि ठीक जो नेचुरल वेल्थ है, संसार की वेल्थ है या देश की वेल्थ है, वो ठीक तरह से बंटवारा नहीं हो रहा, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, तो जनता 5 साल के बाद उखाड़ के फेंक देगी। तो राजनीतिक सत्ता जो है वो, उसका आधार जनता में है, और इसलिए मॉरलिटी, राजनीतिक मॉरलिटी जो है जनता को बिल्कुल रेगुलेट करती है। इसमें दोनों सिद्धांत पुराने हैं ही, वो चल रहे हैं, उसमें कोई चेंज किसी ने नहीं किया। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और करेक्टिव जस्टिस, ये जो तीसरी जस्टिस है तो अब आई है 20वीं सदी में, सोशल जस्टिस। और सोशल जस्टिस की ज़रूरत हिंदुस्तान में ज़्यादा पड़ी है, लेकिन पुराने 2 ही जस्टिस जो चल रहे हैं प्लेटो के ज़माने से, एरिस्टोटल के ज़माने से, वो यही चल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बदलता रहता है। एरिस्टोटल ने तो ये कहा कि अकॉर्डिंग टू आदमी की एबिलिटी के हिसाब से उसको दो। एक आदमी बहुत ज़्यादा एबिल है और बहुत ज़्यादा उस राष्ट्र का बड़ा काम कर रहा है, तो उसको 2000 रुपये तनख्वाह दो। और एक आदमी जो है वो ज़्यादा कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, उसकी एबिलिटी बहुत कम है, तो उसे कितना दो? उसे 200 रुपये तनख्वाह दे दो। तो ये एरिस्टोटल ने सिद्धांत बनाया, इसमें जिसमें चेंज वेंज तो होती रही है, कोई किसी तरह से चेंज करता रहा है, एबिलिटी कोई किसी तरह करता रहा है, लेकिन नियम वही है, डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर ठीक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो राजसत्ता उखाड़ जाए। राजसत्ता की शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? जनता से, गॉड से नहीं प्राप्त होती। तो सिविक मॉरलिटी जो है ये प्रैक्टिकल मॉरलिटी है हमारी। फिर एक पर्सनल मॉरलिटी भी इन्होंने लगा दी। इन्होंने पर्सनल मॉरलिटी का नाम रखा सोशल रेपुटेशन। एक आदमी जो है वो सोशल रेपुटेशन का बड़ा ध्यान रखता है। मैंने अगर ज़रा सा भी ये काम किया, बदनामी अखबारों में हो जाएगी मेरी, तो वो उस नैतिकता का पालन करेगा कि जिससे मेरी रेपुटेशन ना बिगड़े सोसाइटी के अंदर।
अगर कोई पाप करेगा भी तो छुप करके करेगा कि कहीं सोशल, तो सोशल रेपुटेशन सबसे बड़ा कंट्रोल है आदमी के ऊपर। आदमी सोसाइटी में बदनाम नहीं होना चाहता। सोसाइटी के अंदर इलिप्यूटेड आदमी जो है, अब आजकल तो दूसरी बात है, आजकल तो ज़्यादा गुंडे बदमाश जो हैं वही इलेक्शन में जीत के आते हैं, उन्हें रेपुटेशन की चिंता नहीं होती है अपनी रेपुटेशन होना। मुझे ध्यान है सीवी गुप्ता को लोग मानते थे कि सीवी गुप्ता से बड़ा इलेक्शन जीतने वाला आदमी कोई नहीं है। ये उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर था। तो बुलंदशहर में आए, अब बुलंदशहर में आए, वहाँ के उनके विरोधी जो थे उन्होंने उसका कहा कि जूतियों का हार पहना करके उसका स्वागत करेंगे हम सीवी गुप्ता का। तो सीवी गुप्ता को पता लग गया कि वहाँ विरोधी खड़े हुए हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, काले झंडे दिखाएंगे और जूतियों का हार पहनाएंगे। तो सीवी गुप्ता वहाँ पहुँचने से थोड़ी दूर पहले ही उतरे और कार के ऊपर खड़े हो गए। भाइयों, चाहे आप जूते का हार लेकर के आए हों, पर आप मेरे पास आए तो सही, मैं अपने हृदय से आपको लगाऊंगा। लाओ ये जूतियों का हार ही पहनाओ, पर पहनाओ तो सही। अब वो लोग जो थे उन्होंने जूतियों के हार फेंक दिए भाई। तो सोसाइटी वाला, पॉलिटिकल वाला आदमी आजकल परवाह नहीं करता रेपुटेशन की, आजकल तो इलेक्शन जीतना है। लेकिन पहले इसने यही लिखा कि सोशल रेपुटेशन जो है, ये रेपुटेबल मिनिस्ट्री, ये पर्सनल मोरलिटी है। वो सिविक मोरलिटी राष्ट्रीय देश की मोरलिटी है, उसका पालन नहीं किया तो देश नष्ट हो जाएगा। यहाँ आदमी खुद नष्ट हो जाएगा, समाज के अंदर समाज उसका बहिष्कार भी कर देगा, समाज उसको निकाल भी देगा, कुछ भी कर देगा। तो 3 तरह की मोरलिटी इन्होंने मानी। अब इस मोरलिटी को मानने में एक चक्कर आ गया। आदमी जो है मोरलिटी को मान रहा है सब तरह से और सुख की कामना भी कर रहा है, लेकिन उसमें टेस्ट कैसे होगा? जो बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों को मानते हुए भी और दुनिया भर के क्राइम कर लेते हैं। तो फिर इसने ला करके वर्चू का सिद्धांत दिया। जो वर्चू प्लेटो ने बताई थी और एरिस्टोटल ने बताई थी, ये उसको लेकर के आया और इसने कहा कि हमारी जो है सारी मोरलिटी, वो कौन सी मोरलिटी होनी चाहिए? रैशनल मोरलिटी। इंडिविजुअल मुझे सुख मिल रहा है कि मोरलिटी नहीं है, तो वहाँ रीजन बताएगा। रीजन ने मोरलिटी को कौन सा बताया? जो मोरलिटी जितनी ज़्यादा लंबे काल तक चलेगी वो उतनी मोरलिटी हायर वर्च्यू होगी। तो एक आदमी ऐसा काम करता है जो ज़िंदगी भर उसे सुख मिलता रहे, तो उसे माना जाएगा ये मोरलिटी हाईएस्ट मोरलिटी, वर्चू आ गई इसमें। वर्चू रैशनल है, वर्चू इंडिविजुअल कभी हो ही नहीं सकती। तो लॉक ने भी वर्चू का कंसेप्ट ला करके और मोरलिटी को रैशनल कर दिया, पक्के ग्राउंड दे दिए मोरलिटी को। और आदमी को स्वार्थी होने से, सुख तो चाहता है आदमी, लेकिन सबका सुख हो और ज़्यादा से ज़्यादा सुख हो। और रैशनल सुख वो है जो, आज में अगर मुझे किसी आदमी ने ला करके रबड़ी रखी और मैंने रबड़ी खा ली तो 15 मिनट तो मुझे सुख मिल जाएगा, लेकिन कल ही डॉक्टर कहेगा कि शुगर की क्वांटिटी इतनी बढ़ गई, 1 महीने दवा खाओ, तो मैंने 5 मिनट के सुख के लिए 1 महीने का सुख त्याग दिया। ये क्या मोरलिटी हुई? तो कहता सुख वो है जिसको आप देर तक रैशनल सुख हुआ है। रैशनल सुख ये होगा कि आज अगर मैंने रबड़ी को त्याग दिया, थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया, तो मुझे 1 महीने तक भोजन पे कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा, को अच्छी तरह से खा सकता हूँ। तो इन्होंने, लॉक ने भी रैशनलिस्ट मोरलिटी को वर्चू बता दिया कि वर्चू आधार है सारी मोरलिटी का, रैशनैलिटी। तो इस तरह से लॉक का कंट्रीब्यूशन नॉलेज के क्षेत्र में, लॉक का कंट्रीब्यूशन एक सांसारिक मोरलिटी के रूप में, सिविक मोरलिटी के रूप में, क्योंकि इन्होंने पॉलिटिकल सिद्धांत बहुत तकड़ा दिया जो बाद में डेमोक्रेसी का पक्का आधार बन गया। तो इसलिए हम लॉक को इन सब चीज़ों के लिए, कि लॉक फाउंडर हैं एम्पिरिसिज्म के भी, लॉक फाउंडर हैं डेमोक्रेसी के बीज जो हैं उनका भी बीज आरोपण इन्होंने किया है। 4 चीज़ें जैसे उन्होंने कही थी ना, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसको आजकल हम प्रेस फ्रीडम कहते हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम और रिलीजियस टॉलरेंस। अब ये सारी चीज़ें उन्होंने दी थी तो रोक रहे हैं। तो इसके मतलब उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस,
तो अब लॉक का जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कहाँ आता है। लॉक बड़े भारी, जैसे मैंने बताया कि पॉलिटिकल थ्योरी तो बहुत तकड़ी है उनकी, लेकिन लॉक जो है बहुत बड़े भारी इस चीज़ के हैं जो उनका एजुकेशन में देन है। आदमी को आप मॉरल कैसे बनाओगे, ये मॉरलिटी कहीं गॉड से नहीं आ रही। मॉरलिटी सिविक मॉरलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है, नेशनल मॉरलिटी है। तो उन्होंने कहा कि वो एक ही साधन है। आप आदमी को आप डंडे से मॉरल नहीं बना सकते। जब तक आप डंडे का भय दिखाते रहोगे, आदमी आपके सामने चोरी नहीं करेगा। और जैसे ही पुलिस की निगाह उधर कोई, फट से दुकान तोड़ के शीशा चुरा लेगा। कल ही चुराया यहाँ, 10 मिनट के लिए वो एक केमिस्ट जो है कहीं गया, इतनी देर में शीशा तोड़ के 24,000 रुपये निकाल के ले गए। तो कल के अखबार में ये है कि पुलिस ज़रा सी भी बची और आप डंडे से मॉरलिटी कैन नॉट बी इम्पोज्ड। मॉरलिटी क्या है? मॉरलिटी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड थ्रू एजुकेशन। आप अच्छी एजुकेशन दोगे तो मॉरल नागरिक बनेंगे, और मॉरल नागरिक नहीं बने तो राष्ट्र का विनाश हो जाएगा। तो लॉक का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हम, वैसे लॉक का आज काम हम देख लिया सारा, लेकिन थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन, क्योंकि लॉक ने कहा है कि आदमी जो मॉरल बनेगा, ज्ञान तो आएगा ही एजुकेशन में, लेकिन आदमी को अगर मॉरल बनना है तो उसका सारा साधन एजुकेशन है, डंडा नहीं है। डिक्टेटरशिप से आदमी मॉरल पैदा नहीं होते, रिएक्ट करने वाले क्रिमिनल पैदा हो जाते हैं, विद्रोही पैदा हो जाते हैं। तो एजुकेशन में हम थोड़ा सा देख करके फिर लॉक को विदा करके आगे चलेंगे। तो कल देखेंगे लॉक ने एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, कैसी एजुकेशन हो कि आदमी अच्छे बन जाएं और सुख भी प्राप्त करें। हमने सुखी भी बनाना है आदमी को और मॉरल भी बनाना है, दोनों काम साथ साथ चलेंगे। अपने सुख के लिए आदमी मॉरल लॉ तोड़ दे, क्योंकि हमने मॉरलिटी को रैशनल बना दिया, और रैशनल जो है वो एजुकेशन के थ्रू आ सकता है। इस चीज़ को बाद में 20वीं सदी में जाकर उसने कहा, बर्ट्रैंड रसेल ने कहा, एजुकेशन एंड सोशल ऑर्डर उनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है। उसमें उन्होंने निष्कर्ष निकाला, इफ़ डेमोक्रेसी इज़ फेलिंग देन एजुकेशन मस्ट बी फेलिंग समवेयर। अगर आपने डेमोक्रेसी के अंदर से सारे दुराचार जो फैल रहे हैं डेमोक्रेसी में, अगर उनको ठीक करना है तो पॉलिटिकली ठीक नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी पॉलिटिकली ठीक नहीं होती। क्या होगा कि आपको देखना पड़ेगा कहीं डेमोक्रेटिक मैन पैदा नहीं हो रहा, एजुकेशन डेमोक्रेटिक मैन पैदा नहीं कर रही, तो समथिंग इज़ रॉन्ग विद योर एजुकेशन। अगर एजुकेशन बढ़िया होगी तब आप सच्चे डेमोक्रेटिक लोग पैदा करोगे। तो ये लॉक की बात को रसेल ने आज बहुत, तो हम लॉक की थोड़ी सी एजुकेशन की थ्योरी देखेंगे।